प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डालिया के यूनिट 3B की पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इस कविता को प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आज हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मन भय से मुक्त है। कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कविता के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। इस कविता को रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की आजादी के पहले लिखा था। यह कविता मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई थी 1910 में और फिर स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था 1912 में। यह कविता उनकी कविता संग्रह गीतांजलि में 35वें नंबर पर है और इसीलिए इसे 35 नंबर पोयम भी कहा जाता है। 1917 में टैगोर जी ने इसके इंग्लिश वर्जन को कोलकाता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। और बच्चों, यह कविता इतनी पॉपुलर है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने भारतीय संसद में अपना भाषण दिया था, तो उन्होंने इस कविता की पहली कुछ पंक्तियों को उद्धृत भी किया था। तो इससे आपको इस कविता की पॉपुलैरिटी के बारे में पता चलता है। चलिए अब हम लोग कविता को पढ़ने से पहले कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। इंडिया इज आवर कंट्री एंड वी ऑल लव आवर कंट्री। भारत हमारा देश है और हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं। दिस पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। यह कविता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है बिफोर इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। मतलब भारत की आजादी के पहले ही यह कविता लिखी गई है। जैसा कि मैंने बताया 1910 में इस कविता को ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था। ही प्रेज टू गॉड, वे अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की आजादी के लिए, फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब गुलामी, एज वेल एज सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, एंड बॉन्डेज मतलब बंधन या दास्ता। तो इस कविता में टैगोर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे देश को गुलामी और अंधविश्वास की दास्ता से मुक्त करें। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट एल्स ही प्रेज फॉर। कविता पढ़कर जानिए कि वे इसके अलावा और किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, यह पोएम वास्तव में एक प्रार्थना है, प्रेयर है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने आने वाले भारत अर्थात आजाद भारत की कल्पना की है। चलिए पहले हम लोग एक बार पूरी कविता को पढ़ लेते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, My father, let my country awake। तो कविता में शुरू में कहा है टैगोर जी ने, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई,
where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसका अर्थ देखते हैं. Where the mind is without fear, मतलब जहां मन भय से मुक्त हो. And the head is held high, और मस्तक सम्मान से ऊंचा उठा हो. कवि इस तरह की कल्पना क्यों कर रहे हैं? जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था. और बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि उस समय भारत में रॉलेट एक्ट लागू था. रॉलेट एक्ट के मुताबिक किसी भी भारतीय को बिना कोई कारण बताए जेल में बंद किया जा सकता था. तो लोगों में डर फैला हुआ था, और चूंकि हम लोग गुलाम थे तो हम लोगों का सिर हमेशा नीचा रहता था. हम लोग डरे हुए रहते थे. इसीलिए कवि एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां हम बिना किसी भय के, बिना किसी डर के हों, तथा हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सके, तथा सम्मान के साथ अपने सर को ऊंचा रखकर जी सके. Where knowledge is free, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, लेकिन यहाँ पर नॉलेज का अर्थ है शिक्षा, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो. अब ज्ञान किस तरह से स्वतंत्र हो सकता है? तो बच्चों, अंग्रेजों ने जो स्कूल और कॉलेज भारत में खोले थे वे अपनी सुविधा के लिए खोले थे. तो या तो उन स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ अंग्रेजों के बच्चे ही पढ़ सकते थे, या जो बहुत पैसे वाले भारतीय थे उनके बच्चे पढ़ते थे. अर्थात शिक्षा पर ग्रहण लगा था. शिक्षा सबके लिए नहीं थी. शिक्षण संस्थान सबके लिए नहीं थे. और इसीलिए टैगोर जी कल्पना करते हैं कि आजाद भारत में ऐसे शिक्षण संस्थान हो जहां बिना किसी धर्म, जाति, रंग के सभी को शिक्षा मिले. सभी बच्चे पढ़ सके, चाहे वे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को शिक्षा मिल सके. चलिए अब आगे देखते हैं. Where the world has not been broken up into, जहां संसार नहीं बटा हो या तोड़ा गया हो. फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, नैरो का मतलब संकीर्ण, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू. छोटे छोटे टुकड़ों में संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा. अब इसका क्या अर्थ हुआ? अंग्रेजों को भारत में शासन करना था, तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी. और इसीलिए लोग धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहते थे. लोगों में छुआछूत था, अमीर गरीब का भेदभाव था. इसीलिए कवि एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां पर लोग बटे हुए नहीं हो, बल्कि आपस में प्रेम से, भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहे. हालांकि बच्चों, टैगोर जी का यह सपना पूरा नहीं हुआ और 1947 में देश को आजादी ही मिली तो भारत दो देशों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान. और बाद में पाकिस्तान से भी बांग्लादेश अलग हो गया. लेकिन यह देखने के लिए टैगोर जीवित नहीं थे, क्योंकि भारत की आजादी के पहले ही 1941 में ही 1941 में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी. चलिए अब आगे की लाइंस देखते हैं. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where words come out from, words का मतलब शब्द, लेकिन यहाँ पर वर्ड्स का मतलब है विचार. जहां विचार निकलते हो, उपजते हो. द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ का मतलब गहराई और ट्रूथ का मतलब सच्चाई.
तो जहां पर विचार सच्चाई की गहराई से आते हैं। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जब हम सच बोलते हैं तो हमारे विचार हमारी आत्मा की गहराई से निकलते हैं। ऐसे भी हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो टैगोर जी एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां पर सभी लोग सच्चाई के रास्ते पर चले, जहां छल, कपट, फरेब, धोखा, झूठ, इन सब की कोई जगह नहीं। Where tireless striving stretches its arms। टायर का मतलब होता है थकान और टायरलेस मतलब बिना थके हुए, अथक। स्ट्राइविंग मतलब किसी चीज को पाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना। स्ट्रेचेस फैलाना, आर्म्स मतलब अपनी बाहें। जहां अथक प्रयास, अत्यधिक परिश्रम अपनी बाहें फैलाते हों। टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णतः या संपूर्णतः। तो जहां लोग इतनी ज्यादा मेहनत करें, बिना थके मेहनत करें कि वे परफेक्ट हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हम उस चीज में परफेक्ट हो जाते हैं, हमसे कोई गलती नहीं होती है। और जब हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं तो हमें वह चीज जरूर प्राप्त होती है और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप पॉलिश लगाकर खूब रगड़ते हैं तो जूते कितने चमकते हैं। तो इसी तरह जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो हम ऊपर चढ़ते हैं। और आज सभी देशवासी कड़ी मेहनत के द्वारा, लगातार प्रयास के द्वारा अपने देश को कितनी ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आज हमारा देश विश्व के पहले पायदान पर पहुंच चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। Where the, जहां पर क्लियर, क्लियर का मतलब साफ, निर्मल, स्ट्रीम का मतलब धारा, और रीजन का मतलब कारण होता है, लेकिन यहां पर है विवेक। जहां विवेक की निर्मल धारा ने हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना मार्ग न खोया हो। जिस तरह से जो धारा बहती है वह साफ होती है। पानी जब तक बहता रहता है तभी तक साफ रहता है। रुका हुआ पानी सड़ांध मारने लगता है, बदबू मारने लगता है, सड़ जाता है। उसी तरह जब हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम अपने विवेक का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, तो हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, हम वहीं पर रुक जाते हैं। Into the dreary desert sand of dead habit। dreary का मतलब होता है सुनसान, बेहद उदास, मंद। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल। और डेड हैबिट का यहाँ पर अर्थ आया है बुरी आदतें, अंधविश्वास या सड़े गले रीति रिवाज। तो कवि का कहना है कि जिस तरह से नदी भी बहते हुए जब रेगिस्तान में पहुंचती है तो अपना रास्ता भूल जाती है, उसका रास्ता बंद हो जाता है। उसी तरह से जब हम बुरी आदतों के जाल में फंस जाते हैं तो हम भी आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। जब हम अंधविश्वास के मरुस्थल में पड़ जाते हैं तो हम नई नई बातों को सोचना बंद कर देते हैं। और इसीलिए कवि कल्पना करते हैं कि आजाद भारत में इस तरह के नागरिक हो जो किसी भी बात पर अपने विवेक से काम ले, किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर परखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें, और न कि बुरी आदतों के मकड़ जाल में फंसे रहे, अंधविश्वासों के मकड़ जाल में फंसे रहे और वहीं पर पड़े रहे। चलिए अब आगे देखते हैं। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action,
Into that heaven of freedom, my father led my country awake. Where the mind is led forward. फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, अग्रसर होना. बाय दी जो है वह एंशियंट लिटरेचर में आता है और इसका मतलब होता है यू अर्थात भगवान. यहाँ पर भगवान के लिए कहा गया है. तो जहां मस्तिष्क आप से मतलब भगवान से प्रेरित हो. इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. वाइडनिंग का मतलब बहुत फैला हुआ, विशाल या प्रगतिशील. थॉट का मतलब विचार और एक्शन मतलब कार्य. तो यहाँ पर कवि जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विचारों को प्रगतिशील बनाएं. मतलब हमारे विचार जो हैं वे बहुत बड़े हों और जब हमारे विचार बड़े होंगे तो हमारे कार्य भी बड़े हों. हम हमेशा आगे बढ़ें, हमारी थिंकिंग ब्रॉड हो, प्रोग्रेसिव हो और हम नए नए विचारों को अपनाएं, नई नई बातों को सोचें और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएं. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम. हेवन का मतलब स्वर्ग, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता. स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में. माई फादर का मतलब यहाँ पर है मेरे परम पिता ईश्वर ऑलमाइटी. लेट माई कंट्री एवेक. एवेक का मतलब जागृत करना. तो हमारा देश जो गुलामी के अंधेरे में जकड़ा हुआ है उसे हे परमपिता आप आजाद कर दीजिए, रोशनी से भर दीजिए. मतलब उसे गुलामी की जंजीरों से हटाकर नई रोशनी की तरफ ले आइए. और जब देशवासी जाग जाएंगे, हमारा देश आजाद हो जाएगा, हम नए नए विचारों को अपनाने लगेंगे, कड़ी मेहनत करने लगेंगे, अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकेंगे. समाज में सभी लोग भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहेंगे. तो इस तरह से हमारा देश स्वर्ग में बदल जाएगा और हम तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे. तो इस तरह से बच्चों, इस पोयम में कवि ने आजादी के बाद हमारा भारत कैसा हो, लोग कैसे हों, इसकी कल्पना की है और भगवान से वैसा भारत बनाने की प्रार्थना की है. चलिए अब हम लोग इस कविता के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं. रविन्द्रनाथ टैगोर May 7, 1861 to August 7, 1941 founded Shanti Niketan in Bolpur, West Bengal, which promoted ancient methods of teaching. रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 और मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941. उन्होंने पश्चिम बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी, जहां प्राचीन शिक्षण विधि से शिक्षा दी जाती थी. जिस तरह से गुरुकुल में लोग प्रकृति के नजदीक रहकर पढ़ते थे, उसी तरह शांति निकेतन में भी खुले आसमान के नीचे पेड़ों के पास पढ़ाई होती थी. और शांति निकेतन को ही बाद में विश्व भारती के नाम से भी जाना गया. काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, गोरा आर फ्यू ऑफ हिज फेमस वर्क्स. उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं. काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, गोरा. ही won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems गीतांजलि. गीतांजलि उनकी कविताओं का संग्रह है और जब गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो पूरे विश्व के लोग इसको जाने और इसी पर इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था. वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे. ऑल्सो नोन एज गुरुदेव. उन्हें गुरुदेव और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है. पेन नेम भानु सिंह ठाकुर. बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे महान साहित्यकार अपने कुछ साहित्यिक उपनाम रखते हैं और उसी तरह टैगोर जी ने भी भानु सिंह ठाकुर के उपनाम से बहुत सारी कहानियां और कविताएं लिखी थी. ओनली पर्सन हु रिटन नेशनल एंथम फॉर 2 कंट्रीज. विश्व के अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के नेशनल एंथम को लिखा है. भारत के जन गण मन और बांग्लादेश के आमार सोनार बांग्ला.
द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज इन 1930। वे पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था और यह उस समय बहुत ही बड़ी बात थी। तो बच्चों, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर और इनकी लिखी हुई कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस कविता को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।